नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरिया सिविल वॉर के बारे में। देखो, सीरिया का सिविल वॉर को सिविल वॉर नहीं कहना चाहिए बल्कि इसको एक जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर कहना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर ना सीरिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि रशिया, जैसे कि यूएसए, टर्की, ईरान, ये सारी कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर एक लड़ाई लड़ रही हैं। और यहाँ पर नुकसान अगर देखो किसका हो रहा है तो सीरिया कंट्री का हो रहा है, वहां के सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। तो अगर आपने आज ये सीरिया का सिविल वॉर को समझ लिया ना, तो आप समझ लो मिडिल ईस्ट की पूरी पूरी जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स चलती है वहां पर, जो कोल्ड वॉर चलता है कंट्रीज के बीच में, उसको भी समझ जाओगे। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि सीरिया का सिविल वॉर एक्चुअली में एक शिया सुन्नी मुस्लिम्स का वॉर है, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो के बाद आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये कोई रिलीजियस वॉरफेयर नहीं है, बल्कि ये अपने वर्चस्व और जियो पॉलिटिक्स का खड़ा किया हुआ एक सिविल वॉर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DIA सब टीम की, दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर अचीवर्स बैच। और इस बैच के अंडर में 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। और जो ये 100 स्टूडेंट्स होंगे इनको स्पेशल पर्सनलाइज मेंटोरशिप दी जाएगी, प्लस ये पूरा बैच MK सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा। और इसके साथ साथ जो ये स्टूडेंट्स होंगे 100 स्टूडेंट्स, इनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। DIA सब टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो, वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो सिविल वॉर है ये बहुत पेचीदा है, इसको बहुत आराम से समझना, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इसलिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। बट एट लास्ट आप जब ये वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिनेरियो एक्चुअल में क्या है प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं जो सबसे बड़े हीरो हैं पूरे सिविल वॉर के, वो है असद। बशर अल असद एक्चुअल में प्रेसिडेंट है सीरिया के। और बशर अल असद के फादर जो थे ना, वो वहां के हाफिज अल असद नाम था उनका, वो वहां के बहुत बड़े लीडर थे, पर वो बहुत बड़े अथॉरिटेरियन लीडर थे। अब कहानी शुरू होती है 2011 में। एक्चुअल में 2011 में क्या होता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक मूवमेंट आता है, अरब स्प्रिंग मूवमेंट। अरब स्प्रिंग मूवमेंट बेसिकली प्रोटेस्ट होता है जो भी अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती हैं उस समय पर पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में, चाहे वो लेबनान हो गई, चाहे वो यमन हो गए, चाहे वो सीरिया हो गया, इराक हो गया, इन सारी कंट्रीज में मूवमेंट जाता है। तो उसी तरीके से सीरिया में भी आता है और सीरिया में रिबेलियन शुरू होता है, मतलब प्रोटेस्ट शुरू होता है। अभी तक ये रिबेलियन नहीं बना है, तो प्रोटेस्ट शुरू होता है और असद वहां पर नए नए अभी प्रेसिडेंट बने, उनके फादर की डेथ हुई थी। एक्चुअल में ये ना एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इनके बड़े वाले भाई को बनना होता है, बट वो कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके फादर इनको प्रमोट करते हैं और ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो लोगों में एक एक्सेप्टेंस भी नहीं थी इनको लेकर के, तो वहां से ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू होता है इनके खिलाफ, इनकी रिजीम को गिराने के खिलाफ। अभी ये जो पूरी लड़ाई है ये बेसिकली किसके बीच है? असद जो है उनके और रिबेल के ग्रुप के बीच में है। सिंपल सिंपल लड़ाई है ये, जो मोस्टली कंट्रीज में होती है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी लीडर के खिलाफ, ठीक उसी तरीके से असद रिजीम के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तो इनके फादर की ना थोड़ी नेगेटिव इमेज थी, उसकी वजह से। अब क्या होता है कि एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर में कि ये जो रिबेल चल रहा है, जो ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट, ये बेसिकली शिया और सुन्नी मुस्लिम्स की लड़ाई है आपस में, क्योंकि ये प्रोटेस्ट मोस्टली उन कंट्रीज में चल रहा था जहां पर शियाइट लीडर्स थे। अब आप थोड़ा सा सीरिया के बारे में समझ लो। सीरिया जो है ना, अब सीरिया जो है ना, वहां पर 70% जो पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वहां पर। तो अब जब ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं सीरिया के अंदर में, तो असद रिजीम जो है उनको ऐसा लगता है कि ये जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं ये शियाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। और क्योंकि असद भी एक शिया लीडर थे, इसीलिए उन्होंने उस तरीके से इस चीज को लिया और ये पूरा एक रिलीजियस वॉरफेयर का प्रोपेगेंडा खड़ा करके इस रिबेल को दबाने की कोशिश की गई। बट एक्चुअली में ये शिया और सुन्नी मुस्लिम्स का प्रोटेस्ट नहीं था। इसके बारे में, पूरे अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट के बारे में जाकर के आप डिटेल में पढ़ना, वहां पर आपको पता लग जाएगा। तो अब सीरिया में इस चीज, ये पूरी लड़ाई जो है वो शिया सुन्नी मुस्लिम्स की बन गई, एक प्रोपेगेंडा के थ्रू इसको बना दिया गया वेस्टर्न पावर द्वारा। इसकी अलग एक कहानी है, मैं आपको उसका अलग बताऊंगा पूरा सिनेरियो कि क्यों ये प्रोपेगेंडा पूरा खड़ा किया गया था मिडिल ईस्ट के अंदर में शिया और सुन्नी मुस्लिम्स का। अब इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान प्रोपेगेंडा जब जैसे ही खड़ा होता है कि ये शिया और सुन्नी मुस्लिम्स की लड़ाई है सीरिया के अंदर में, तो सीरिया, क्योंकि वहां पर 70 से 80% सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी, तो जाहिर सी बात है जो सीरिया की आर्मी थी उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो सुन्नी मुस्लिम्स का था। और वो हिस्सा आर्मी से बगावत कर देता है, मतलब अपनी कंट्री से बगावत कर देता है, असद रिजीम से बगावत कर देता है। और वो आर्मी जो है वो आके रिबेल ग्रुप्स के साथ मिल जाती है। अब जब आर्मी के एक बहुत बड़ा हिस्सा रिबेल ग्रुप्स के साथ मिलता है तो उनके पास हथियार भी होते हैं, उनके पास टैंक्स होते हैं, और तब जाकर के ये पूरा एक सिविल वॉर बन जाता है, जैसे ही इसमें आर्म और एम्युनिशन का यूज होना शुरू होता है। अब सामने सामने की लड़ाई होने लगती है इसमें। और अब असद जो है उनके लिए ये प्रोटेस्ट बहुत दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि वो भी नए नए प्रेसिडेंट बने होते हैं। तो उसको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टेप लिया कि अगर जो ये जिहादिस्ट हैं जो मेरी जेल में बंद है, मैं इनको छोड़ दूं तो ये जाएंगे और इस रिबेल ग्रुप्स के साथ मिल जाएंगे और फिर ये लोग वायलेंस करेंगे और फिर मेरे पास एक जेन्युइन रीजन होगा इनको, इनके ऊपर फोर्स यूज करके इनको पूरा खत्म करने का। तो असद क्या करते हैं, जिहादिस्ट को अपनी जेल से छोड़ देते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती बनकर के सामने आती है। 2012-13 के टाइम पे बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट आउटफिट्स जो थे वो बहुत स्ट्रांग हो चुके थे और ये पूरी घटना 2012 की है। ये जिहादिस्ट बाहर आते हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट लाते हैं और फिर पूरी दुनिया भर के जितने जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो सारे सीरिया में आकर के काम करने लगते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो उभर करके सामने आता है पूरे सीरिया के वॉरफेयर में, उसका नाम है अल कायदा।
अल-कायदा यहाँ पर खड़ा हो जाता है, अल-कायदा डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है असद रिजीम के साथ और सीधा-सीधा ये पूरा वॉरफेयर शुरू हो जाता है और यहाँ पर असद रिजीम कहीं न कहीं वीक पड़ना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही असद रिजीम वीक पड़ती है, क्योंकि वो एक शिया लीडर थे, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है ईरान से, तो वो डायरेक्टली उसमें ईरान से हेल्प मांगते हैं और ईरान उनकी हेल्प करता भी है। ईरान क्या करता है, ईरान के ना बहुत सारे आउटफिट्स हैं, जो आपको पता है एक मिलिशिया अपनी बना के रखा था ईरान। जैसे कि आपको पता है यमन में हौदीस बना के रखा है ईरान ने और इसके अलावा यमन के अलावा ईरान ने लेबनान के अंदर जो है हिज़्बुल्लाह नाम का एक पूरा मिलिशिया खड़ा किया है, जो कि ईरान बैक्ड मिलिशियाज़ हैं। ईरान इनके सपोर्ट में हिज़्बुल्लाह को भेज देता है और हिज़्बुल्लाह जो है वो इनके साथ मिल करके कंधे से कंधा लड़ा करके सीरिया की जमीन पर आकर के सीरियन असद रिजीम के साथ मिलकर के लड़ाई करने लगता है अल-कायदा से। अब असद रिजीम, ईरान, हिज़्बुल्लाह जो है वो मिल करके लड़ रहे हैं किससे? अभी फिलहाल अल-कायदा से। अब जैसे ही ईरान जो है, अब जैसे ही एक बाहर की कंट्री ईरान इस पूरे वॉरफेयर के अंदर में आती है, वैसे ही ईरान की जो पूरी, आपको मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पता है कि मिडिल ईस्ट में ना 2 ग्रुप्स हैं, 2 पावर ब्लॉक्स हैं। एक ईरान का पावर ब्लॉक है, एक सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया का पावर ब्लॉक बेसिकली सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज का पावर ब्लॉक है, जहां पर सऊदी अरेबिया के साथ यूएई आता है, टर्की आता है, जॉर्डन आता है। वहीं अगर आप बाकी शिया मुस्लिम कंट्रीज का अपना ब्लॉक देखोगे, तो उसमें ईरान जो है उनका लीडर है और उसके साथ-साथ सीरिया हो गया, उसके साथ-साथ इराक हो गया। ये सारी कंट्रीज एक अपना शिया पावर ब्लॉक में आती हैं। अब जैसे इसमें ईरान इन्वॉल्व हुआ, वैसे ही गल्फ स्टेट्स जितने थे, वो अपना इन्वॉल्वमेंट उनकी शुरू हो गई और वो पैसा भेजने लगे इन रिबेल ग्रुप्स को, यानी कि अल-कायदा को और रिबेल ग्रुप्स को उसके साथ-साथ थ्रू टर्की एंड थ्रू जॉर्डन, थ्रू टर्की थ्रू जॉर्डन यहाँ पर पैसा भेजने लगे। तो अब यहाँ पर इस लड़ाई में एक तरफ गल्फ स्टेट भी खड़े हो चुके हैं और उनके साथ-साथ पीछे से टर्की और जॉर्डन उनका पैसा जो है वो भेज रहे हैं रिबेल ग्रुप्स को, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं बाकायदे। अब ये ट्रेनिंग वरेनिंग चल रही थी, बट यहाँ पर क्या है ना, ईरान जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्वड है। यहाँ पर आप देखोगे असद रिजीम के साथ, और हिज़्बुल्लाह बराबरी में लड़ रहा है उनसे, और ईरान 2012 में बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। तो अब गल्फ स्टेट तो सिर्फ पैसा दे पा रहे हैं टर्की, जॉर्डन के थ्रू, डायरेक्टली उनको एम्युनिशंस, आर्म्स और जो लोग चाहिए, मैन पावर, वो तो नहीं दे पा रहे हैं रिबेल्स को। आर्म्स और वेपन्स चाहिए, वो तो नहीं दे पा रहे हैं रिबेल ग्रुप्स को। तो गल्फ स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं यूएसए से कि आप इसमें इंटरवीन करो और यहाँ पर अपनी, यहाँ डेमोक्रेसी को जो मारा जा रहा है असद रिजीम द्वारा, लोगों के राइट्स खत्म हो गए हैं, अथॉरिटेरियन लीडर है उसको हटाओ पावर से और फिर अपना एक लीडर वहां पर बैठाओ और वहां पर ताकि शांतिपूर्ण तरीके से सारा काम हो। अब यूएसए की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का जैसे ही नाम आता है, यूएसए जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो यूएसए, यहाँ पर यूएसए का दिमाग काम करता है, वो कहता है 2013 में बराक ओबामा वहां पे प्रेसिडेंट है, तब की बात है ये। यूएसए को लगता है कि डायरेक्ट कोई उनके पास रीजन नहीं है, वो कंट्री का अपना अफेयर है, मतलब सीरिया का अपना मामला है, उसमें हमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए यूएसए डायरेक्टली उस समय इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तब एक पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है कि असद रिजीम ने अपनी कंट्री में, सीरिया में प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको दबाने के लिए वहां पर केमिकल वेपन्स का यूज किया। अब जो ये केमिकल वेपन का यूज किया, उसके बाद क्या होता है कि यूएसए के पास एक वैलिड रीजन होता है अपनी ट्रूप्स को यहां असद रिजीम के खिलाफ भेजने का। अब यूएसए प्रिपेयर कर रहा था अपनी ट्रूप्स को पूरा असद रिजीम के खिलाफ खड़ा करने का, तभी यहां पर रशिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जैसे ही यूएसए यहां पर एक्टिव हो रहा था और सीरिया में सीआईए के जो एजेंट्स थे वो यहां पे रिबेल ग्रुप्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, और ये चीजें जब मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है, तो रशिया असद रिजीम को सजेशन के थ्रू अब इनका सपोर्ट करना शुरू करता है। पहले सजेशन देता है कि आप एक काम करो, आप जितने अपने केमिकल वेपन्स हैं उनको एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में गिव अप कर दो, यानी सरेंडर कर दो, ताकि आपके ऊपर कोई ये इल्जाम ना लगा सके। बट अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी, तब तक यूएस ने अपनी ट्रूप्स को डायरेक्टली सीरिया के अंदर में उतार दिया। 2014 में जैसे ही यूएस ट्रूप सीरिया के अंदर में आती हैं, वैसे ही इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है, पूरे इस वाले पावर ब्लॉक को, रिबेल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है, और असद रिजीम जो है वो काफी कमजोर पड़ जाती है। हिज़्बुल्लाह के बहुत सारे फाइटर्स उसमें मारे जाते हैं और इनको पीछे की तरफ ढकेल देते हैं सीरिया में। प्लस यहाँ की जो कैपिटल सिटी थी उसको भी ओवरटेक कर लेते हैं ये लोग यूएसए के सपोर्ट से। अब देखो, यूएसए जो कि डेमोक्रेसी का खुद को गॉड मानता है, वहां पर वो टेररिस्ट आउटफिट को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अब यूएसए जैसे ही इसमें आता है, रशिया भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। रशिया बहुत बड़ी अमाउंट में वेपन्स और ये सारी चीजें सप्लाई करने लगता है। तो अब 2 गुट बन चुके हैं यहाँ पर, एक तरफ ईरान हो गया, एक तरफ रशिया हो गया, और ये दोनों सपोर्ट किसको कर रहे हैं? ये असद रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कौन हो गया? यूएसए हो गया, उसके यूएसए के साथ गल्फ स्टेट्स हो गए। ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये लोग डायरेक्टली रिबेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 ग्रुप्स बन गए हैं यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ी घटना होती है और पूरा सिविल वॉर का जो पूरा डायनेमिक्स है उसको चेंज करके रख देती है। घटना ये होती है कि 2014 के टाइम पर अल-कायदा के कुछ लीडर्स जो हैं वो बगावत कर देते हैं और वो अपना एक नया टेररिस्ट आउटफिट बनाते हैं, जिसको वो कहते हैं आईसिस। आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया बना देते हैं। और ये लोग बहुत पावरफुल लोग होते हैं। ठीक है, ये अल-कायदा के बड़े बड़े लीडर थे, इनके पास पैसा भी था, इनके पास पावर भी थी, इनके पास सारी चीजें थी। आईसिस खड़ा हो जाता है और आईसिस अब क्या करता है, ये डायरेक्ट असद रिजीम से नहीं लड़ रहा है, जो कि इनिशियली ये लोग लड़ रहे थे। ये अपने ही अल-कायदा यानी रिबेल से लड़ने लगते हैं। और उसके साथ साथ जैसे ही ये सारी चीजें चल रही थी सीरिया के अंदर में, अब आपको पता है, अगर आप सीरिया का मैप देखोगे तो एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये जो येलो वाला पार्ट था, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अभी तो अभी प्रेजेंट का टाइम है, उस समय ज्यादा एरिया था। ये वाला ग्रीन वाला एरिया जो दिख रहा है, ये भी उस समय उन लोग का हुआ करता था। यहाँ पर कुर्द लोग रहते थे और कुर्द लोग का बहुत पुराना अपना डिमांड है कि हमें कुर्दिस्तान बनाना है।
तो ये कुर्द लोग को लगता है कि असद जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो रिजीम है पूरी वो बड़ी वीक हो गई है और अब हमें एक प्रोटेस्ट शुरू करना चाहिए। तो शायद हो सकता है ये वाला पूरा हिस्सा सीरिया से टूट करके कुर्दिस्तान बन जाए और हमारी डिमांड पूरी हो जाए। कुर्द लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और अब कुर्द लोग भी इनसे लड़ने लग जाते हैं, असद रिजीम से। असद रिजीम के थ्रू ये लोग किससे लड़ रहे हैं? रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह से। और ये कुर्द लोग एक तरीके से, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? कुर्द लोग को सपोर्ट यूएसए कर रहा है कि आप और ज्यादा प्रोटेस्ट तेजी से करो। अंदर अंदर इनको फंड्स दे रहा है। और यूएसए इधर किसको सपोर्ट कर रहा है? अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। अब अलकायदा के खिलाफ आईसिस खड़ा हो गया है। अब जैसे आईसिस खड़ा हुआ, आईसिस ने एक तो पहले अलकायदा से लड़ाई शुरू कर दी, दूसरी तरफ कुर्द लोगों से भी लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। और इनको मारने लगा बहुत पीट पीट के, इनको दौड़ा दौड़ा के मारने लगा, कुर्द लोगों को भी और अलकायदा वालों को भी। अलकायदा वीक पड़ने लग गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ना क्या एक बहुत बड़ी घटना होती है, जहां पर आप देखोगे सीरिया के अंदर में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सिविलियंस मारे जाते हैं। और ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया था? ये बॉम्ब ब्लास्ट अलकायदा ने किया था। अब जैसे ये पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरी न्यूज आती है तो पता लगता है कि इसमें यूएस का फंड्स इन्वॉल्व है, यूएस इनको वेपन्स दे रहा है, मॉडर्न वॉरफेयर के सारे वेपन्स हैं इन लोगों के पास, और ये एक रिबेल ग्रुप है। तो अब यूएस की भद्द पिटती है इसमें और यूएस 2014 में यहाँ से बैकआउट कर ले जाता है। और जैसे ही यूएस बैकआउट करता है वैसे रशिया, ईरान और पूरी असद रिजीम काफी स्ट्रांग हो जाती है और ये अलकायदा फाइटर्स के खिलाफ लड़ने लगते हैं। और यूएसए गल्फ स्टेट्स को भी ये बोलता है कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ना, इनको फंड करना बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए सर का दर्द बन जाएंगे, क्योंकि ये हमारी बात, ये रूल्स रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं करते, जो इनको करना होता है ये कर देते हैं। और बॉम्ब ब्लास्ट उसका एक एग्जांपल है। बट गल्फ स्टेट्स फिर भी फंड्स इनको दे रहे थे। यूएसए यहाँ से बैकआउट होता है। और यूएसए बैकआउट होता है तो लोग, एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलता है पूरी दुनिया में कि यूएसए की सीरिया में हार हो गई। आपने भी सुना होगा शायद। और रशिया ने क्राइमिया पे भी कब्जा कर लिया था। वहां पर भी यूएसए को काफी ज्यादा कंडेम किया जा रहा था कि यूएसए कुछ नहीं कर पाता है। फिर सीरिया के अंदर भी कहा गया कि यूएसए कुछ नहीं कर पाता है। देन यूएसए को दोबारा से फिर से इसमें एक सेकंड ऑफेंसिव लॉन्च करना पड़ता है, जब सीआईए के एजेंट्स को यहां पर भेजता है, ट्रेनिंग देता है और अपनी ट्रूप्स को फिर से यूएसए यहां पर स्टेशन करता है सीरिया के अंदर में। और दोबारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था वो यही था कि फिर से केमिकल वॉरफेयर का यूज हुआ है सिविलियंस के ऊपर, और इसलिए यूएसए जो है वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए यहां पर आ रहा है। अब यूएसए फिर से आता है, फिर से वही पावर ब्लॉक, वैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन 2016 के समय पर यहां पर एक ऐसी चीज होती है जिसने सब कुछ, पूरी डायनेमिक्स को तहस नहस कर दिया। 2016 में टर्की में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाती है और टर्की के जो लीडर है उनको डर लगता है कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। पूरा कुर्द मूवमेंट जो चल रहा है, इसकी वजह से मिलिट्री कू की भी एक कोशिश की गई थी टर्की के अंदर। ये सारी चीजों के लिए वो जिम्मेदार किसको मानते हैं? कुर्द लोगों को मानते हैं। अब टर्की क्या करता है? टर्की कुर्दिश लोगों से वहां पर डायरेक्टली लड़ाई करना शुरू कर देता है, कुर्दिश लोगों को मारना शुरू कर देता है। और टर्की सपोर्ट किसको करता है? आईसिस को करता है। टर्की आईसिस को इसलिए सपोर्ट करता है बिकॉज आईसिस भी कुर्द लोगों से लड़ रहा था, कुर्दिश लोगों को मार रहा था, क्योंकि आईसिस अपनी एक प्रेजेंस बनाना चाहता था सीरिया के अंदर में, और कुर्दिश लोग जहां रहते थे उनको वीक पार्ट मान के उनकी टेरिटरी पे कब्जा करना चाहता था। अब यहां पर आप देखो, और टर्की के इसी स्टांस ने पूरा गेम बदल के रख दिया। टर्की जो कि बहुत अच्छा एलाई है यूएसए का, वो बिल्कुल यूएसए की पॉलिसी से उलट काम करने लगा। जहां पर यूएसए आईसिस से लड़ रहा था और असद रजीम अब साइड जा चुकी है, यूएसए की लड़ाई अब डायरेक्टली आईसिस से है, वहीं पर टर्की जो है वो आईसिस को ही सपोर्ट करने लग जाता है। और यूएसए को जब ये समझ में आता है कि टर्की ने पूरा गेम ही बदल दिया है, तो ये पूरा वॉरफेयर जो है अपनी अपनी पर्सनलाइज लड़ाई बन जाती है। यूएसए की लड़ाई यहां पर आईसिस से चल रही है, टर्की की लड़ाई यहां पर कुर्द लोगों से चल रही है। असद रजीम की जो सीधी सीधी लड़ाई है वो बेसिकली किससे है? वो अल कायदा से चल रही है। और यूएसए जो है वो अल कायदा को सपोर्ट नहीं करता है। अब ये सारा सिनेरियो होने के बाद सीरिया का जो सिविल वॉर है पूरी खिचड़ी बन के रह जाती है। अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में इन लोगों ने बहुत सारे सीरियन सिविलियंस को वहां पर मार दिया। अगर आज के दौर में आप यथा स्थिति देखोगे कौन कौन सा एरिया कब्जा करता है, तो ये मैप है। और इसमें जो ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, जो कि मेजर एरिया है जो कि कब्जा कर चुकी है, वो असद रिजीम है। असद रिजीम बहुत स्ट्रांग हो चुकी है अब सीरिया के अंदर में, बिकॉज उसको ईरान और रशिया का सपोर्ट है। हाँ जरूर 2022 में जब से रशिया जो है यूक्रेन में डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है, तब से थोड़ा सा वीक हुआ है, बट असद रिजीम मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पर कब्जे में रखती है। अगर वहीं पर ये जो ब्लैक वाले आप स्पॉट्स देख रहे हो ना, छोटे छोटे से, ये जो है ये आईसिस के अड्डे हैं, और आईसिस ऑलमोस्ट वहां पर खत्म हो चुका है सीरिया के अंदर में। अब अगर आप ये वाला नीचे वाला हिस्सा देखोगे, ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर ये रिबेल ग्रुप्स हैं, ये ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले हैं, बिकॉज इनको जो मेन सपोर्ट मिल रहा था यूएसए से मिल रहा था, और यूएसए अब पूरी तरीके से, एक तरीके से आप मानो, सीरिया से बैकआउट कर चुका है। और जो ऊपर आफरीन, मानबीज, तल अबायद, रास अल ईन, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ऊपर का, ये एरिया बेसिकली टर्किश लोगों के हाथों में, मतलब टर्किश आर्मी के हाथों में है, टर्किश ग्रुप्स के हाथों में है। टर्किश ग्रुप ने जो रिबेल ग्रुप्स यहाँ पर खड़ा किए हैं कुर्द लोगों से लड़ने के लिए, उन लोगों का हिस्सा है ये। और जो येलो वाला पार्ट है ये कुर्द लोगों का पार्ट है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो अभी मेनली बेसिकली ये लोग सारे एक्टिव हैं सीरिया के अंदर में। और अब आप समझ गए होंगे कि सीरिया का सिविल वॉर कितना ज्यादा पेचीदा हो गया, कहां से ये सिविल वॉर शुरू हुआ था, और ये सिविल वॉर का कोई एंड ही नहीं है जब तक कंट्रीज जो है वहां से वापस अपने अपने देश में ध्यान देना नहीं शुरू करती हैं। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको पूरा सीरिया का जो सिविल वॉर है मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।